हेलो, मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं ट्रिपल आईटी सिटी से सीएससी में बीटेक कर रहा हूँ। और मेरी मेंस की रैंक 34,000 था। मैं गैस सिटी में रहता हूँ। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर 11 क्लास चैप्टर 9 क्लास 11 का बुक का ये चैप्टर है। इसका नाम स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन से तुम्हारे को क्या पता चल रहा है कि हमें जो इस चैप्टर में मेनली फोकस करना है वो स्ट्रेट लाइन्स और उसके बिहेवियर और उसका अ, उसकी एनालिसिस करनी, मतलब स्ट्रेट लाइन की ज्योमेट्री के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो जैसे कि हमें यहाँ बताया कि हम लोग कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से फैमिलियर है, पहले हम लोग पढ़ चुका है। और ये जो स्ट्रेट लाइन है कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री है। ठीक है। यहाँ पे हमें स्ट्रेट लाइन की अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों के बीच के रिलेशन को पढ़ना है। ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का सबसे पहले सिस्टमैटिक स्टडी रेने डेस्कार्टेस ने किया था। इनके बारे में बोला जाता है कि ये रात में, मतलब जब ये सोते थे तो इनके दिमाग में ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन करते थे। तो ये काफी बहुत रिनोन साइंटिस्ट है अपने टाइम के। ठीक है। द अभी की ज्योमेट्री को हम लोग एनालिटिकल ज्योमेट्री बोलते हैं। ठीक है। बिकॉज वी डू एनालिसिस ऑफ ज्योमेट्री। सो बेसिकली यहाँ पे एक इंट्रो टाइप दिया हुआ है। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे आता है ना, हमारा यहाँ डिस्टेंस फार्मूला आता है। ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला था। डिस्टेंस फार्मूला हमने लास्ट चैप्टर में भी देखा था। तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है। तो डिस्टेंस हमारा अगर पॉइंट x1 है और x1 y1 है और x2 y2 है, 2 पॉइंट्स हैं और दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा d। ठीक है। तो d का वैल्यू क्या होगा? d का वैल्यू होगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है। तो ये तो हमने 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पढ़ चुका है, इसके लिए ज्यादा इसमें कुछ वो टाइम नहीं लगाएंगे। फिर हमारे सेकंड में आता है कोऑर्डिनेट द पॉइंट डिवाइडेड बाय लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स आर इन रेशियो। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं आप देखो, अगर यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है x1 y1। ठीक है। और यहाँ पे अपना दूसरा पॉइंट है x2 y2। ठीक है। ये कुछ ऐसा है। ठीक है। और यहाँ पे कोई तीसरा पॉइंट है x3 y3। ठीक है। और ये m/n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमारा x3 y3 का कोऑर्डिनेट क्या होगा? हमारा x3 y3 का कोऑर्डिनेट होगा m m × x2 प्लस n × x1/m+n। ठीक है। सिमिलरली y3 का क्या होगा? m × y2 प्लस n × y1/m+n। ठीक है। तो ये हमारा ये सेगमेंट फॉर्मूला हो गया। ठीक है। तो काफी आसान है, उतना चिंता करने वाली बात नहीं है। बस एक बार तुम समझ जाओगे कैसे करना है तो हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है। बेसिकली यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फिर हमें मिड पॉइंट फॉर्मूला दिया हुआ है। तो सेम अगर सेगमेंट फॉर्मूला में अगर तुम देखो, अगर m = n हो जाए, मिड पॉइंट में क्या होता है, m/n का रेशियो 1:1 होता है, तो मतलब m = n। ठीक है। अगर m = n हो जाए तो मतलब m+m x2 + mx1/2m। ठीक है। कॉमन हुआ तो x2 + x1/2 आ जाएगा। ठीक है। तो वही हमारे को मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2। ठीक है। नेक्स्ट अपना इसमें आता है इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो अपना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें ऐसे याद रखना रहता है। इसका बहुत इंपॉर्टेंट, तो मॉडल अच्छे से याद रखो नहीं तो गलती हो जाएगी। x1 × y2 - y3 x2 y3 - y1 x3 y1 - y2। ठीक है। ये अपना एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया। ठीक है। x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 और x3 y1 - y2। हमेशा याद रखना कि छोटे वाले नंबर बड़े वाले नंबर वो माइनस करते हैं। ठीक है। बट यहाँ पे सेकंड वाले केस में उल्टा हो जाता है। तो इधर एक इंपॉर्टेंट चीज है, इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 0 देन 3 पॉइंट एबीसी लाइन ऑन अ लाइन एंड दे आर कोलिनियर। ठीक है। तो ये एक और कोलिनियर प्रूव करने की हमारी कंडीशन आ गई हमारे पास। ये अगर किसी
3 कोऑर्डिनेट का अगर एरिया 0 आ रहा है और एक लाइन पे लाइन करते हैं और वो कोलिनियर होंगे, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन को हम ये ऐसे मान सकते हैं कि एंगल मेड बाय लाइन विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाते हैं उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखो इफ थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल देन tan थीटा इज द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, ठीक है। Slope of a line is whose inclination 90 degrees is not defined. Slope of line is denoted by m. Thus m equals to tan theta. M equals to tan theta याद रखना हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे हमें एक कंडीशन दी आ रही है कि स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। तो मतलब दो लाइन की कोऑर्डिनेट दी रहती है तो हम लाइन का इक्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। लाइन का इक्वेशन यूज करके हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो लाइन का जैसे कि इक्वेशन हम जानते हैं, लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y2 माइनस y1 इक्वल टू m x2 माइनस x1, ठीक है। ये हमने पहले भी पढ़ चुकी है, ये लाइन की इक्वेशन होती है, ठीक है। इससे हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताया हुआ, ये हमें एक्चुअली ट्रेडिशनल वे से बताया हुआ कि स्लोप ऑफ लाइन कैसे हम लोग निकाल रहे हैं इनका। ये तो प्रूफ है पूरी, ठीक है। यहाँ पे केस 2 भी हमें दी हुई है, ठीक है। दो तरीके से हमने यहाँ पे निकाला है इसको। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ लाइन्स इन देयर टर्म्स ऑफ स्लोप, ठीक है। तो अगर इफ लाइन इज पैरेलल टू, इफ L1 लाइन इज पैरेलल टू L2, मतलब ये लाइन इसके बराबर है तो दोनों का स्लोप भी बराबर होगा, ठीक है। M1 इक्वल टू M2, ठीक है। परपेंडिकुलर का कंडीशन क्या है कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होंगे तो उन दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलरिटी की इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। मतलब कंडीशन इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है फाइंड स्लोप, तो हम लोग यहाँ स्लोप फॉर्मूला से आराम से स्लोप्स निकाल सकते हैं। और यहाँ tan थीटा से देखो tan 60 का वैल्यू डाल के √3 देखो स्लोप आ गया ना। अब एंगल बिटवीन टू लाइंस, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस हमने एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालना है तो हम इसको tan, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं एंगल कैसे निकालोगे तुम? तो अगर हमारे पास θ2 एक एंगल है और एक θ1 एंगल है, ठीक है। तो हम जैसा कि जानते हैं स्लोप अपना होगा θ2 माइनस T1, θ1 दोनों लाइन के बीच में। अब उसका स्लोप होगा tan θ2, ठीक है। स्लोप हम लोग का tan θ2 होता है, tan थीटा होता है, ठीक है। तो tan थीटा अगर इसको हम लोग खोलेंगे तो क्या आएगा, tan θ2 माइनस tan θ1 बाई 1 प्लस tan θ2 इंटू tan θ1, ठीक है। अगर इसको हम लोग स्लोप के फॉर्म में लिखे तो मतलब m2 माइनस m1 बाई 1 प्लस m2 इंटू m1, ठीक है। तो ये इतनी सी आसान सी बात है। तो एक यहाँ पे ये भी गिवन है। यहाँ पे केसेस दी हुई है कि अगर ये इस एंगल की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है देन tan थीटा विल बी पॉजिटिव एंड tan पाई विल बी नेगेटिव, ठीक है। tan पाई ये है, ठीक है। द अपोजिट मतलब द रिफ्लेक्स एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल तुम ऐसे बोलो, वो अपना निगेटिव होगा। अगर सेकंड केस में m2 ये वाली टर्म निगेटिव आ रही है देन tan थीटा विल बी नेगेटिव एंड tan पाई विल बी पॉजिटिव, क्योंकि वो ऑप्टिम्स होती है वो एक्टिवेट हो जाएगी, वो चेंजेस इंटरचेंजेबल है, ठीक है। वो डिपेंड्स करता है कि वो कितना एंगल बना रहा है। यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हो, देख लेना एक बार एनसीईआरटी बुक से। सिमिलर क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे हमें देखना है स्लोप्स के थ्रू। ये भी एग्जाम्पल काफी आसान है, देख लेना एक बार। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज अपना 9.1 अभी इसको हम रखेंगे, करते हैं हम इसको भी। ये आज हम इसी को सॉल्व करेंगे बट अभी पहले चैप्टर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आगे हमारा आ रहा है वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। तो फर्स्टली हमें आता है
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से क्या मतलब है? देखो, ये लाइन अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, और इधर ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है तो हम इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल लाइंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें दिया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्सिस पासिंग टू -2, 3। -2, 3 से लाइन पैरेलल टू एक्सिस है, और दो लाइन है। एक तो एक्स इक्वल्स टू -2 हो जाएगी और एक वाई इक्वल्स टू 3 हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये सिंपल सी बात है, -2 से पैरेलल क्रॉस करेगी, और ये वाई इक्वल टू 3 इससे क्रॉस करेगी, ठीक है। और दोनों को एक्सिस से पैरेलल होना है, तो मीन्स उनकी कोऑर्डिनेट, ओके। अब हमें नेक्स्टली आना है पॉइंट स्लोप फॉर्म पे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है? पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है ये, जैसे क्वेश्चन जो मैंने पहले बताई थी। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लोग लाइन की इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। ये हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है। और यहाँ पे हमारी 2 पॉइंट फॉर्म आ रही है। 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? देखो, 2 पॉइंट फॉर्म कुछ नहीं होता। मान लो हमारे को एक जनरल टर्म में लिखना था, तो हमने ऊपर में वैसे लिखा है एम को वैसा करके, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं, हम अगर हम कोई रैंडम वैल्यू ले लाइन के दोनों के बीच में, तो उसके बीच का इक्वेशन लिखे तो क्या आएगा? देखो, जैसे XY और X1 Y1 लेते हैं, तो Y-Y1 इक्वल टू M X-X1, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन है। और ओरिजिनल हम दोनों पॉइंट हमें जब गिवन है ना, तो हम उससे स्लोप निकाल सकते हैं। तो वो क्या है? Y2 - Y1 X2 - X1। तो इसको यहाँ रिप्लेस कर दो तो तुम्हारी 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। काफी आसान सा क्वेश्चन था, आराम से कर लो, मतलब आराम से, इजी टॉपिक्स है। तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन भी बना, कर लेना। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या बता दो यार। देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, स्लोप गिवन है तुमको, एक इंटरसेप्ट गिवन है, या तो एक्स एक्सिस पे या तो वाई एक्सिस पे तुमको एक इंटरसेप्ट गिवन रहेगा, ठीक है। अब तुम उन देखो, तुम्हारे को क्या क्या गिवन है। तुमको ये इंटरसेप्ट की वैल्यू गिवन है, ठीक है? ये इंटरसेप्ट की वैल्यू है तुम्हारे, ये तो वो स्लोप गिवन है। स्लोप, एक सेकंड, ठीक है। वो स्लोप गिवन है, स्लोप गिवन है, और एक इंटरसेप्ट गिवन है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारे को इसके ऊपर पे इक्वेशन लिखना, तो हम जैसे कि एक आर्बिट्ररी वैल्यू लेते हैं .xy, ठीक है। तो उसके अराउंड हम इक्वेशन लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से y इक्वल टू, होता क्या है, mx, ठीक है, प्लस c। ये अपना स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये अपना हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं पॉइंट, स्लोप पॉइंट फॉर्म से, ठीक है। इजी है, आराम से समझ सकते हो, कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। एक एक चीज एक दूसरे से डिराइवेबल है और रिलेटेड है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आ रहे केस 2 पे हैं, जब वहाँ पे स्लोप लाइन मिक्स स्लोप एम सब डी द इक्वेशन ऑफ लाइन वैल्यूज mx-, ठीक है। ये क्या है देखो, एक्स इंटरसेप्ट बनाने के बाद जो, मान लो वहां पे गिवन क्या है, हमें इसकी वैल्यू डी गिवन है, और ठीक है, सेम स्लोप है। तो हम वापस इक्वेशन में जाते हैं, तो y-0, ठीक है, और एम x-d, ठीक है। तो हम वापस इसको फॉर्म में लिख सकते हैं W x-d, ठीक है। तो यही चीज लिखी हुई है वहां पर, कोई वो हार्ड मैथ्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल्स दी हुई, एग्जांपल्स तुम देख लेना, एक बार कर लेना आराम से, ज्यादा हार्ड नहीं है। हमें फिर इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए बताया कि जब दोनों इंटरसेप्ट गिवन है तो हम लोग कैसे इक्वेशन लिख सकते हैं। इसलिए डबल 2 पॉइंट फॉर्म से हम यहाँ पे
लिख सकते हैं डबल इंटरसेप्ट, सॉरी, इंटरसेप्ट फॉर्म का। इंटरसेप्ट फॉर्म एक्चुअली है क्या? एक्स बाई ए इंटर मतलब एक्स इंटरसेप्ट बाई वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू वन, ठीक है। ये हमेशा फॉर्म करता है इक्वेशन की, लाइन की इक्वेशन की है, ठीक है। ये हमेशा ट्रू रहती है। मे बी तुमको लग नहीं रहा होगा, बट इट्स ऑलवेज ट्रू, बिकॉज तुम अगर तुम मैथमेटिकली देखो तो अगर तुम ए कॉमा जीरो यहाँ पे डालो तो ए कॉमा जीरो डालोगे तो ए बाई ए प्लस जीरो बाई बी, तो जीरो बाई बी तो जीरो होगा, ए बाई ए क्या अपना बना जाएगा, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे है। और हमारी यहाँ पे एक्सरसाइज 9.2 है, तो ये भी हमें करना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आ रही है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फॉर फ्रॉम लाइन, ठीक है। तो ये हमारा क्या बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला है अपना, दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस ऑफ लाइन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। ये अपनी लाइन की क्वेश्चन है, ठीक है। लाइन के जो कॉन्स्टेंट्स है उनका वो क्या होता है, स्क्वायर रूट है, ठीक है, नीचे। और ऊपर जो मॉड में आएगा रिजल्ट, वो अपना डिस्टेंस होगा, ठीक है। सिमिलरली अभी नीचे एक और है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस हमारा सीधे हो जाएगा C2 - C1, C2 - C1 बाई ये क्या बोलते हैं, कॉन्स्टेंट्स का स्क्वायर, ठीक है। जो हमने ऊपर किया वही है, डी को मॉड C2 - C1 बाई अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, ठीक है। ये हमेशा फॉलो करना है, यही इसी चीज को, ठीक है। ये हमारा फिर क्वेश्चन गिवन है, इसी पे 9.3 एक्सरसाइज बेस्ड है। फिर हमारे पास यहाँ पे मिसलेनियस एग्जाम्पल है, मिसलेनियस एग्जाम्पल एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है। फिर उसके बाद तुम मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, काफी मतलब ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, तो एक बार देख लेना। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे ही वैसे भी। तो अपना चैप्टर स्ट्रेट लाइंस का तुम्हारे को ब्रीफली एक इंट्रो दे दिया है मैंने, और हम चैप्टर सॉल्व करने पे आए, ठीक है। तो फर्स्टली हम अभी एक्सरसाइज 9.1 देख रहे हैं, 9.1 करना है, ठीक है। सो बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने आ रहे हैं 9.1, और हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन सर। फर्स्ट क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन whose vertices are -4, 5, 0, 7, 5, -5 and -4, -2। सो हम लोग ऑर्डरली ए बी सी डी मार्क कर देते हैं, हमने ए बी सी डी मार्क किया होगा, ठीक है। तो तो ए बी सी डी मार्क करके हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ठीक है। अब अच्छे से उसको कर देते हैं, ठीक है। ये इतना एबीसीडी क्वाड्रेटिक 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 क्वाड्रिलैटरल है, ठीक है। और हमें यहाँ पे दो, हमने यहाँ पे एक डायगोनल बना दिया एसी, ठीक है। और डायगोनल बनाने का फायदा क्या है कि हमें इस क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालना है। क्वाड्रिलेटर का एरिया निकालने से मतलब क्या है कि हमें इसका जो है क्या बोलते हैं, इसको ड्रॉ करना था, हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इसका एरिया निकालना है, तो हमने इसको डायगोनल बना के दो, क्योंकि हमें ट्रायंगल का एरिया निकालना है। ट्रायंगल का एरिया तुम निकाल सकते हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो, ठीक है। बट एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी तुमने नहीं सीखा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल नहीं सीखा है, ठीक है। एक्चुअली एरिया क्वाड्रिलेटरल भी सेम टेक्निक से निकाल से, बट इट्स मतलब ज्यादा बड़ा इक्वेशन हो जाता है, तो इसीलिए बच्चों को सीधे एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकालने का आदत दिलवाते हैं, बिकॉज इट्स मोर इजियर एंड मोर फिजिबल, ठीक है। तो हम पहले क्या करेंगे कि अगर तुम एरिया क्वाड्रिलेटरल निकालो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। तो हमें ये करना है, ठीक है। तो एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो एरिया और ट्रायंगल क्या है तुम्हारा,
एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा? अगर हमारा कोई ट्रायंगल है, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, x2 y2 और x3 y, ठीक है, ये अपने एरिया मतलब ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो इस एरिया का ट्रायंगल होगा क्या? x1 y y2 माइनस y3, ठीक है, x2 y1 माइनस y, ठीक है, और x3 y1 माइनस y2, सॉरी सो x3 y1 माइनस y3 होता है, और x2 y3 माइनस y1, सॉरी 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 सॉरी। तो इसी को हम लोग लेके चलेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी हमारा क्या हो जाएगा? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीसी हम लोग ऊपर से देख सकते हैं। तो हम कोऑर्डिनेट वाइज चलेंगे, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट वाइज चल के हमारा क्या जाएगा? -4 7 माइनस 2 प्लस 0 -2 माइनस 5 प्लस -4 5 -7, ठीक है। तो हमारा जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आएगा -4 × 9 प्लस -4 × -2, दैट इज -36 प्लस 8, दैट इज 28, ठीक है। हाफ मॉड 28 क्या होगा हमारा? इक्वल्स टू 48, ठीक है। सेकेंडली एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी क्या होगा? हाफ मॉड 0 × -5 -2 प्लस 5 इंटू -2 -7 -4 7 इंटू -5, ठीक है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे यहाँ 0 आएगा, यहाँ आ जाएगा 5 इंटू -9, ठीक है, -7 -4 × 12 मतलब 48, ठीक है, -45 -14 -93, मॉड है तो प्लस हो जाएगा, +93/2 क्या होगा ना? 46.5, ठीक है। एरिया क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का हमारा देखो 46.5 प्लस 14, दैट इज 60.5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, हमें दिया है कि बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल विद साइड्स 2a अलोंग y लाइज अलोंग y एक्सिस, ये अपना y एक्सिस है, ठीक है, ये अपना y एक्सिस है। और इस पे हमारा जो है क्या बोलते हैं, इसका जो मिड पॉइंट है और जो अपना मिड पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। द बेस ऑफ तो अपना ये जो बेस है इसका लेंथ 2 है, ठीक है, साइड्स का लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 2 है, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से तुम देख सकते हो बेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल सेट्स 2 अलोंग y एक्सिस सच दैट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट ओरिजिन, ये ओरिजिन पे है 0,0 पे, ठीक है। और फाइंड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो फर्स्टली तुम एक चीज देख सकते हो कि जो तुम्हारे सबसे इजी वर्टेक्स निकालना है वो है बीसी। बीसी का वर्टेक्स तुम कैसे निकालो? बी, क्योंकि तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल में बेस लाई कर रहा है तो बी का जरूरी है कि एक्स कोऑर्डिनेट 0 का, बी और सी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 का, फॉर बी सी एक्स कोऑर्डिनेट तुम्हारा 0 होगा, ठीक है। और क्योंकि इसका मिड पॉइंट अगर हमारा 0,0 पे लाई कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव साइड ऑफ वाई पे होगा और एक निगेटिव साइड ऑफ वाई पे ए डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो वाई तुम्हारा हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। तो तुम्हारा तो बीसी का इतना इंफॉर्मेशन आ गया। अब ए के बारे में देखो, ए तुम इतना जानते हो कि ए तुम्हारा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा बिकॉज तुम्हारा मिड पॉइंट परपेंडिकुलर है और फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वो स्ट्रेट लाइन पे रहेगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है। ये तो तुम जज कर लियो, तो तुम यहाँ से बता सकते हो ए का वाई एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सेकेंडली तुमको क्या करना है? तुम जैसा कि जानते हो कि यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होता है और तुम यहाँ पे देख रहे हो साइड्स का लेंथ 2 है, ठीक है। ये साइड का लेंथ 2 है और इसका लेंथ ए है और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तुम यहाँ से ए एडी का लेंथ निकाल सकते हो। तो एडी का लेंथ तुम्हारा क्या आ जाएगा? √4 a² माइनस a² दैट इज इक्वल टू √3 है। ये तुम्हारा एडी का लेंथ आ जाएगा। एडी का लेंथ आ जाएगा तो तुम क्या कर सकते हो? एडी के लेंथ को या तो तुम्हारे देखो
अगर तुम्हारा एडी आ रहा है, जरूर तुम्हारा एडी आ गया, तुम्हारे ये लेंथ आ गया, और तुम्हारा वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो तुम ए का कोऑर्डिनेट सीधे सीधे लिख दोगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, √3a, 0। और यही टीचर तुमको काट देंगे, ठीक है। क्यों काट देंगे, अब सुनो। क्योंकि यू हैव सीन ओनली वन साइड ऑफ इट, ठीक है, यू हैव नॉट सीन द अदर साइड। तो अगर हम क्या बोल रहे हैं, तो मतलब मेरी बात सुनो कि तुम एक साइड ही देख रहे हो सकता है ये इसकी ये इधर ट्रायंगल हो, ठीक है, और तुम्हारी ये पॉइंट यहाँ है। इसीलिए बोलते हैं हम, तो इसीलिए वो हो सकता है कि एक्स की निगेटिव साइड में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ±√3a, 0, ठीक है। यही मैंने नीचे किया हुआ है, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज किया कि हम लोग एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल का, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड आता है √3/2 इंटू साइड, ठीक है। √3/2 इंटू साइड, साइड अपना 2 है, तो अपना एल्टीट्यूड का लेंथ आ गया √3 है, ठीक है। और फिर हम कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से, ±√3a, 0, ठीक है। ये हम लोग आराम से लिख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन Px1 y1 एंड Qx2 y2 बस PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। तो हमने एक डायग्राम से तुमको समझाने की कोशिश की है, देखो यहाँ पे तुम्हारा जो लाइन PQ है पहले केस में, वो पैरेलल टू y एक्सिस है। तुम्हारा लाइन PQ, यहाँ पे लाइन PQ, ठीक है, पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ तुम्हारा लाइन लाइन PQ इज पैरेलल टू x एक्सिस, ठीक है। यहाँ तुम्हारे दो कंडीशन है, यहाँ ये है और यहाँ ये। हमें ये बोल रहा है कि हमारे को पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ये क्या बोलते हैं दोनों PQ पॉइंट्स के, ठीक है। अगर तुम जानते हो कि ये क्या बोलते हैं लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है, तो एक चीज होगा कि यहाँ पे जो तुम्हारे x के कोऑर्डिनेट्स होंगे ना, वो बराबर होंगे। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q आर इक्वल, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट्स बराबर है, तो अगर तुम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे भी, x2 - x1 तो हमेशा 0 आएगा। तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा एक ही टर्म जो होगा वो क्या बोलते हैं इन पावर होगा, जो कि होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। y2 - y1 का होल स्क्वायर को अंडर रूट करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस तुम्हारा आएगा मॉड y2 - y1, ठीक है। हो सकता है तुम्हारा दोनों में से कोई भी बड़ा हो, डिस्टेंस तो बराबर ही होगा, मॉड होगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। सेकेंडली तुम यहाँ पे इसकी देख सकते हो, एक्स एक्सिस में क्या होगा कि जो अपना वाई कोऑर्डिनेट होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई कोऑर्डिनेट और पी एंड क्यू आर, तो यहाँ से तुम क्या लिखोगे, तुम यहाँ से जो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आएगा x2 - x1 का मॉड, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है ऐसे तो। अब हमें फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फॉर पॉइंट 7, 6 एंड 3, 4। तो फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 7, 3 एंड 3, 4। मतलब हमारा एक पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा था, तो हम उस पॉइंट के बारे में क्या जानते हैं, वो कोई भी रैंडम आर्बिट्ररी पॉइंट ए पे लाई करता हो, ठीक है, ए डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। अपना वो पॉइंट वहां लाई करता है, और इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। हमसे जो बोल रहा है कि ये, ठीक है, ये D1
और ये D2। तो यहाँ से बोल रहा है कि ये D1 इक्वल टू D2 है। ठीक है, D1 इक्वल टू D2 गिवन है। तो हम यहाँ से लाइन पी क्यू की क्या बोलते हैं, फ्रॉम डिस्टेंस फॉर्मूला हम यहाँ से पीओ निकालेंगे। ठीक है, पीओ इक्वल टू D1, पीओ इक्वल टू D1। ठीक है, तो हमारा वो क्या आ जाएगा, 7 - a का होल स्क्वायर और 6 - 0 का होल स्क्वायर, दैट इज 7 - a का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक है, विच इज इक्वल टू ओ क्यू। ओ क्यू क्या अपना D2, ये अपना D2 है। ठीक है, तो वो क्या होगा, 3 - a का होल स्क्वायर 4 - 0 का होल स्क्वायर, मतलब 3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। पीओ इक्वल टू ओ क्यू, मतलब डिस्टेंस ऑफ वन इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ टू। ठीक है, यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा, √7 - a का होल स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इक्वल टू √3 - a का होल स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, तो फिर वो ओपन में आ जाएगा, 7 - a² प्लस 6 स्क्वायर और 3 - a² प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, ओपन कर देंगे सब कुछ। 36 - 16 अपना 20 हो जाएगा, वो अपना एक साइड में ले आया। और ए स्क्वायर वाली टर्म्स को हम लोग इधर ले आए। ठीक है, तो हम लोग जैसा कि जानते हैं, ये अपना क्या, ये क्या चीज का फॉर्मूला फॉर्म कर रहा है, a² - b² विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, इंटू a - b। ठीक है, अब यहाँ पे हम a प्लस बी करेंगे, 3 - a प्लस 7 - a, तो हमारा 10 - 2 आ जाएगा। और 3 - a - 7 - a करेंगे तो हमारे क्या जाएगा, 7 ए कट जाएगा। ठीक है, और -4 हो जाएगा। हाँ ठीक है, तो यहाँ से -4 को हम अगर 20 से डिवाइड करें तो -5 उधर चला जाएगा। और फिर उसके बाद 5 को इधर ले आए और 2a को उधर भेजे, मतलब 2a इक्वल्स टू 10 + 5। ठीक है, और ये मतलब 2a इक्वल्स टू 15 हो जाएगा। अब 2a = 15 मतलब a = 7.5। तो अपना जो आर्बिट्ररी पॉइंट वो आ रहा था एक्स एक्सिस पे, उसकी वैल्यू होती है 7.5, 0। ठीक है, इतनी आसान क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स पी एंड बी। ठीक है, पी एंड बी। तो मिड पॉइंट्स ऑफ पी क्यू क्या होगा, पी क्यू का मिड पॉइंट होगा क्या, find the slope of a line which passes through origin at the midpoint of the line segment joining PB। सॉरी PQ लिख दिया मैंने ना, वही कंफ्यूजन हो रहा है, PB। ठीक है, तो एक्चुअली देखो, तुम अगर क्वेश्चन देख रहे हो तो फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन, मान लो PB है, तो एक लाइन तुम्हारा यहाँ पे PB, और उसका मिड पॉइंट यहाँ कुछ लाइक आता है O। तो बोल रहा है कि जो फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग PB। तो ये एक कोई लाइन है जो तुम्हारा ओरिजिन से पास कर रहा है, 0,0 से पास कर रहा है, और यहाँ मिड पॉइंट से पास कर रहा है। ठीक है, तो हम इस लाइन का स्लोप निकालना है। तो हमें स्लोप निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, वी नीड 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स ऑन दैट लाइन। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे पास 2 पॉइंट क्या आ गया, एक तो पी की कोऑर्डिनेट है, बी की कोऑर्डिनेट है, मिड पॉइंट निकाल लेंगे तो हमारे पास दोनों लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो मिड पॉइंट ऑफ पी भी हमने निकाल ली, जो कि हमारा ओ है। ठीक है, तो वो एक्चुअली क्या आ रहा है, 0 + 8/2 -4 + 0/2, दैट इज O4, -2 है अपना लाइन। तो जैसे मैंने लिखा, फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप वी नीड 2 पॉइंट्स। ठीक है, तो अपना एक पॉइंट 4 - 2 है और दूसरी पॉइंट 0,0 है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं y को m की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो क्योंकि y2 - y1/x2 - x1, दैट इज हम वैल्यूज पुट कर देंगे
तो वो अपना -2 - 0/4 - 0 दैट इज -1/2। तो अपनी इस लाइन की स्लोप आ गई, इस लाइन की स्लोप आ गई अपनी, ठीक है। अब हमें बोला है विदाउट यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम बिना यूज के शो दैट द पॉइंट 4, 4, 3, 5 and 8 1 - 1 द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो बेसिकली अगर राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज किए बिना कैसे करेंगे। तो अगर पाइथागोरस यूज करते तो हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं इनके बीच में, ठीक है। बट वो करना नहीं है हमें। हमें क्या करना है, हमें दिखाना है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल कैसे हो। तो हम एक चीज जानते हैं कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उनमें वन ऑफ द एंगल्स, सॉरी, राइट एंगल ट्रायंगल्स, वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। और हम यहाँ से अगर निकाल दें कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ टू साइड्स इक्वल टू -1, अगर हम ये प्रूव कर दें तो हमारे को ये प्रूव हो जाएगा कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो अपने पास गिवन क्या, अपने पास तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो हम लोग हर एक लाइक से ए बी का स्लोप निकाल सकते हैं, बी सी का स्लोप निकाल सकते हैं और सी ए का स्लोप निकाल सकते हैं। तो व्हेन वी टेक आउट द स्लोप्स, मतलब हम जब स्लोप्स निकाल लेते हैं हमारे पास जो स्लोप्स आएंगी वो हमारी वैल्यू आएगी -1 आ रही है, एक की 3/2 आ रही है, सॉरी, हाँ एक बार 3/2 आ रही है, एक की 1 आ रही है। सो -1 × 3/2 -3/2, तो उसकी प्रोडक्ट -1 के बराबर नहीं आ रही है। 3/2 × 1 दैट इज 3/2 अगेन, तो इसकी भी प्रोडक्ट की वैल्यू -1 नहीं हो रही है। बट व्हेन वी मल्टीप्लाई ए बी एंड ए सी देन इट इज -1। तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी ए सी मतलब ये वाली एंगल जो एंगल ए होगी, यहाँ से हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, क्योंकि वी नो दैट इट इज अ ट्रायंगल, ठीक है। ये तो हमारे को है, ये हमें पता है कि वो ट्रायंगल है, अगर उसमें एक एंगल 90 डिग्री है तो वो श्योरली राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेवंथ क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी के उल्टे दिशा, ठीक है, दिस। अब बोला फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन व्हिच मेक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस से 30 डिग्री, ठीक है, ये हो। तो अपने पास यहाँ जो टोटल थीटा एंगल आ रहा है वो आ रहा है क्या, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, दैट इज 120 डिग्री। और हमारा जो स्लोप होता है एम इक्वल टू, वो होता है tan थीटा। और tan 120 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan π - 60 डिग्री। π - 60 डिग्री क्या होता है, वापस अपना tan, क्या बोलते हैं, tan 60 डिग्री हो जाता है, दैट इज माइनस ऑफ tan 60 डिग्री बिकॉज इट इज इन सेकंड क्वाड्रेंट। अपना वो हो जाएगा -√3 के बराबर, ठीक है। यहाँ गलती हो गई, ये माइनस ऑफ कॉट, यहाँ ये कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज इक्वल टू -√। स्लोप अपना tan थीटा होता है, ठीक है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे भी लिखी है, यहाँ भी कर दी वापस से। इजी क्वेश्चंस होते हैं ये सब, ठीक है, कोई नहीं, आराम से बन जाएंगे। Without using distance formula, show that the point without using distance formula, show that the point -2, -1, 4, 0 and 3, 3 and -3, 2 are the vertices of parallelogram। ठीक है, तो पॉइंट हमें दिया हुआ है ए -2, -1, बी 4, 0, सी 3, 3 एंड डी -3, 2। ऐसे जानते हो पैरेललोग्राम क्या होता है। पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड फिगर with all sides
मीन्स ऑल अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। तो ये साइड इक्वल होगी, ये साइड, ठीक है, और ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। और ए बी पैरेलल सी डी होगा, और ए डी पैरेलल बी, ठीक है। अगर हम यहाँ से ये दो कंडीशन मेट कर जा रहे हैं तो ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम की है, ठीक है। तो फर्स्टली हमें ए बी की, हमें सारे वर्टिसेस के पॉइंट्स गिवन है, तो हम ए बी बी सी सी डी ए डी के स्लोप्स निकाल सकते हैं। अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि अगर हमारे वन ऑफ द टू स्लोप्स आर इक्वल, ठीक है, वन ऑफ द टू स्लोप्स आर इक्वल एंड अदर टू पेयर्स आर इक्वल, ठीक है, तो हम वो बोलेंगे पैरेललोग्राम। अगर कोई दो ही स्लोप इक्वल हो गए एक दूसरे के तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा, क्योंकि और अपोजिट पेयर को भी इक्वल होना होता है, ठीक है। ना वो ट्रेपेजियम फिगर हो जाएगा अगर एक ही साइड रहे तो। देखो यहाँ पे गिवन है एम ए बी कैप में, एम ए बी हो गया 0 - 1, ठीक है। यहाँ पे 1/6 आ रही है इसकी वैल्यू, बी सी की वैल्यू -3 आ रही है, सी डी की वैल्यू 1/6 आ रही है, और ए डी की वैल्यू -3 आ रही है। तो हमारा ए बी पैरेलल सी डी हो गया, ए बी पैरेलल सी डी हो गया, और ए डी पैरेलल बी सी हो गया। तो यहाँ से दोनों कंडीशन हमारी मेट हो जा रही है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए बी सी डी है वो एक पैरेललोग्राम फिगर है, ठीक है। अब हमें एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 3, -1 एंड 4, -2। तो एक्चुअली बोल क्या रहे हैं कि अगर हमारा कोई ये एक्स एक्सिस है, ये कोई लाइन है, ठीक है, उसमें पॉइंट्स 3, -1 है और 4, -2 है, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस लाइन की एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, ठीक है। एंगल पूछ, सॉरी स्लोप नहीं, एंगल पूछ रहा है। तो हम पहले स्लोप निकालेंगे इसका। स्लोप निकालते हैं, स्लोप हमारा -1 आ रहा है, ठीक है। स्लोप -1 आ रहा है, तो -1 हम जैसा कि जानते हैं tan थीटा इक्वल्स टू -1। तो tan थीटा इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। यहाँ यहाँ पॉजिटिव होता है, यहाँ यहाँ निगेटिव होता है। तो जैसे कि जानते हैं tan थीटा क्या होता है, 45 डिग्री होता है एंगल -1 है। तो या तो वो 45 डिग्रीज पे होता है यहाँ पे, ठीक है, 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। तो जो थीटा की वैल्यू होगी अपने पास, जो थीटा की वैल्यू होगी फ्रॉम एक्स एक्सिस, वो होगी क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमारी थीटा की वैल्यू डिस्टेंस हो जाएगी 90 + 45, 135 डिग्री, ठीक है। और दूसरी हमारी हो जाएगी थीटा की वैल्यू, ये पूरी सर्कल दैट इज थीटा इक्वल्स टू 315 डिग्री। ये अपनी थीटा की वैल्यू हो जाएगी। हाँ, यहाँ पे दी गई है, स्लोप ऑफ अ लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ द अनदर लाइन। Slope of a line is double of the slope of the another line. If the tangent of the angle between them is 1/3, then one slopes. Given क्या है कि एक स्लोप है, m1 स्लोप है, मान लो टू स्लोप्स आर देयर, m1 और m2, ठीक है। तो आर्बिट्री कंडीशन मांग लेते हैं कि m1 is 2 times of m2, m1 is 2 times of m2, ठीक है। तो हम लोग को गिवन क्या है कि जो m1 लाइन है, m1 लाइन है और m2 लाइन है, उनके बीच का एंगल tan थीटा इक्वल्स 1/3 है। तो हम लोग tan थीटा इक्वल्स 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पे दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन कि अगर tan थीटा इक्वल्स पॉजिटिव आ जाए, और सेकंड कंडीशन अपनी होती है tan थीटा नेगेटिव आ जाए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखने आ रहे हैं, ठीक है, tan थीटा इक्वल्स टू
जैसे कि जानते हैं हम फॉर्मूला जानते हैं, मॉड m2 माइनस m1 बाई 1 + m1 + m2, ठीक है। दैट इज 1/3 इक्वल्स टू पॉजिटिव में यहाँ पे भी, ठीक है, पॉजिटिव खुला है मान लो, तो 1/3 इक्वल्स टू m2 माइनस 2m2, ठीक है। m2 में m1 की वैल्यू डाल देंगे, मतलब जो m2 हमारे 2m2 आ रहा है, और जो हमारी इक्वेशन आ रही है यहाँ से, उसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो हमारी जो m1 और m2 की वैल्यू आ रही है, सॉरी m2 की वैल्यू आ रही है यहाँ पे -1, और m2 की वैल्यू -1/2 आ रही है। सिमिलरली अगर हमारी जो इक्वेशन है वो नेगेटिव में खोले, तो हम यहाँ से कर सकते हैं 1 + 2m2² - 3m2, जो कि हो जाएगा m2 - 1/2m2 - 1, दैट इज m2 = 1 और m2 = 1/2। अब जैसा कि जानते हैं कि हमारी जो वैल्यू होती है, m1 की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ऑफ m2 है, तो m1 की यहाँ से हम वैल्यू क्या निकालेंगे, इसके लिए m1 की वैल्यू हो जाएगी -2, और इसके लिए m1 की वैल्यू हो जाएगी -1, ठीक है। तो इधर m1 की वैल्यू हो जाएगी क्या, m1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और यहाँ पे m1 की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। तो हमारा जो स्लोप्स आ रहा है क्या आ रहा है, पहला केस आ रहा है 1 -1, -1 एंड -2। सेकंड में वैल्यू आ रही है हमारी -2 एंड -1। थर्ड में आ रही है 1,2, 1/2 एंड 1, और फोर्थ में हमारी आ रही है 1,2, ठीक है। तो ये हमारी हो गई क्या बोलते हैं 10th नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमने स्लोप्स निकाल लिया। 11th इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। A line passes through x1, y1 and h comma k. A slope of line is done show that k minus 7 equals to mhx minus 1, ठीक है। A line passes through x1 comma y1 and h comma k, ठीक है। So we know कि हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है, 2 पॉइंट्स आर given. Slope also given. Slope also given. So यहाँ से लाइन का इक्वेशन क्या होगा, तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा हमारे पास m इक्वल टू, जो अपना मैम की वैल्यू होगी वो हमारी y1 माइनस 3 h माइनस x1 माइनस h, ठीक है। ये अपनी स्लोप की इक्वेशन हो रही है, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से ये वैल्यू इधर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दैट इज k - y1 इक्वल टू mh - x1, जो कि तुम्हारा यहीं पे है, ठीक है। हेंस प्रूफ, बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस तुमको बेसिक फॉर्मूले याद होने चाहिए, और ये सब है। कैलकुलेशन उतना है नहीं इसमें, बेसिक कैलकुलेशन, बट अगर तुम ओरिएंटेड नहीं चलोगे इसमें तो तुमको प्रॉब्लम्स होगी। काफी इजी इजी एक्सरसाइज है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज। ऑल्दो एडवांस के क्वेश्चंस काफी हार्ड होते हैं, मेंस के क्वेश्चन काफी, पर्टिकुलरली इस चैप्टर के काफी इजी होते हैं। मोस्टली जो मेंस के सवाल जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं वो हमारे फोनिक सेक्शन ये सब चैप्टर्स के होते हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहो, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सॉल्व कर लेना, वो बहुत काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी।